हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एकदम सही और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी एकदम सही होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमें वर्किंग कैपिटल की सेकंड यूनिट, जो कि है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के अंदर टोटल हमारे पास 4 टॉपिक रहने वाले हैं और चारों टॉपिक के ऊपर हम टोटल 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन इन सारे टॉपिक्स को समझेंगे अच्छी तरीके से और फिर इसके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आज इस क्लास के अंदर सिर्फ इन 4 टॉपिक को हम समझने जा रहे हैं और इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं इसके साथ ही कनेक्टेड रखूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्ड अलग टाइम पे करूंगा, बट उसको मैं कनेक्टेड रखूंगा। इसके इन चारों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट। देखो, मैनेजमेंट ऑफ कैश के अंदर क्या करना है हमें हमें एक फ्यूचर की प्लानिंग करके चलनी है। हमें इसमें यह देखना है कि हमें जितना कैश चाहिए ना, उतना ही कैश हम अपने पास रखें, जबरदस्ती का कैश अपने पास ना रखें। क्योंकि अगर जबरदस्ती का कैश हम अपने पास रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। और हम क्या चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना। और वर्किंग कैपिटल तभी मैनेज होगी अगर हम कैश को मैनेज करेंगे। तो हमें क्या करके चलना है, कैश का मैनेजमेंट करके चलना है। अब कैश का मैनेजमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा बजट। और जब बजट बनाएंगे तो हमें उससे क्या पता चलेगा कि कितना कैश चाहिए, उतना ही कैश हम अपने पास रखेंगे। अब बजट 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, हर महीने का बजट हम बना के चलेंगे। जैसे आज अपन कौन से मंथ में खड़े, नवंबर मंथ में खड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा, दिसंबर में कितना पैसा चाहिए इसकी नीड को मैं पहले से ही पहचान के रखूंगा और सिर्फ उतना ही कैश अपने पास रखूंगा। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म बजट। अब बात आती है लॉन्ग टर्म बजट क्या होता है। लॉन्ग टर्म बजट में क्या होता है, आगे आने वाले सालों में हमें कितना पैसा चाहिए होगा उसकी नीड हम अभी से करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन लॉन्ग टर्म बजट। उसको बनाने का तरीका अलग होता है और शॉर्ट टर्म को बनाने का तरीका अलग होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या पता लगाएंगे कि अगले महीने हमें कितना पैसा चाहिए, उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में रखेंगे जिससे फालतू की वर्किंग कैपिटल ना हो। और एक हमें पता करना है अगले पूरे साल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, इस बार हमारे पास कितना पैसा आया और अगले साल हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ये सब किससे पता चलेगा, लॉन्ग टर्म से पता चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं शॉर्ट टर्म बजट, तो पहले शॉर्ट टर्म बजट का मीनिंग पढ़ो। शॉर्ट टर्म कैश बजट covers a period for 1 year or less and that can be further divided into quarterly, monthly और weekly periods। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, पहले ही ये क्या है, 1 साल से कम के पीरियड का होता है बजट और उसको भी हम क्या करते हैं, मंथली तोड़ लेते हैं। जैसे 6 महीने का बजट, तो हम बोलते हैं 6 बार बजट बनाते हैं। हम कितनी बार बजट बनाते हैं, 6 बार। हर महीने का अलग अलग बजट बनता है। तो हम क्या करते हैं, 1 महीने या उससे कम का अगर बजट देखना है हमें कि कितना पैसा चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल नवंबर में खड़ा हूं तो मुझे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगले 6 मई तक मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, अगर मुझे ये देखना है तो इसके लिए बनेगा शॉर्ट टर्म बजट। और यही मुझे क्या करना है, अभी अपना चल रहा है 2025-26 चल रहा है और मुझे पता करना है 27, 28, 29, 30 में मुझे कितना पैसा चाहिए होगा, तो मेरा क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बजट बनेगा। ठीक है, अब ये बजट बनता कैसे, बहुत आसान है दोस्तों। एक साइड बनेगी रिसीट साइड और एक साइड बनेगी पेमेंट साइड। तो एक साइड बनी रिसीट और एक साइड बनी पेमेंट। अब रिसीट साइड में क्या होगा, जो भी पैसा आएगा वो सारा रिसीट में लिख दिया जाएगा। जो भी पैसा आएगा वो सब, कुछ भी हो, कुछ भी पैसा कंपनी में आया तो रिसीट में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल, पहले कुछ पुराना बैलेंस पड़ा होगा, डेटर से पैसा आया होगा, कैश सेल से पैसा आया होगा, बैंक से लोन लिया। सुनने में अजीब सा लगता है बट क्या, मुझे एक बात बताओ, बैंक से लोन लेने से भी पैसा तो आता ही है, तो लोन फ्रॉम बैंक। शेयर कैपिटल, हमने शेयर इशू किए, क्या उससे भी पैसा आता है। मिसलेनियस रिसीट, छोटे छोटे पैसे आ गए कहीं इधर उधर से पैसे आ गए तो मिसलेनियस रिसीट। या कोई अदर आइटम, मैं क्या कह रहा हूं, कहीं से भी पैसा है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स का रिफंड हो गया, वो भी इसके अंदर आएगा। मैं कह रहा हूं कहीं से भी आए, सोचने की जरूरत नहीं है, उसको कहां लिखो, रिसीट में। अब आपको पता चल जाएगा मंथ 1 में आ रहा है, मंथ 2 में या मंथ 3 में। ये बजट है, ये फ्यूचर का बन रहा है। हमें पता रहता है कि अगले महीने क्या पैसा आ सकता है, उसके अगले महीने क्या पैसा आ सकता है, उसके अगले महीने क्या पैसा आ सकता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूं ये बजट तुम्हारे केस में कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम लोगों की शादी हो गई और तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। अब उन बच्चों की आपको पता है कि अगले महीने फीस जाएगी, तो आप उसको पहले ही लिख दोगे, बच्चों की फीस यहाँ पे लिख दोगे। और तुम्हें पता है अगले महीने तुम्हारी सैलरी आएगी, तुम उसको रिसीट में लिख दोगे। अब तुम्हें इससे पता चलेगा तुम्हें अगली बार कहीं शॉर्टेज तो नहीं हो रही पैसों की। अगर शॉर्टेज हो रही है तो कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म बजट का क्या पता लगाना होता है कि अगले महीने कहीं हमें पैसों की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, हमें कितना पैसा चाहिए वो पता लगाना है। अगर शॉर्टेज होगी तो उसको पूरा कैसे करना है, वो सारी चीजें हम शॉर्ट टर्म बजट में पता लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी सैलरी होगी मान लो 1.5 करोड़ रुपए, तो तुमने रिसीट में लिखा 1.5 करोड़।
बट तुम्हें पता है अगले महीने एक पेमेंट जाने वाला है 2 करोड़ रुपए का, तो तुम्हारी क्या 50 लाख की शॉर्टेज पड़ रही हो, 50 लाख की शॉर्टेज आप कैसे पूरी करोगे वो आपको इससे पता चल जाएगा। आप उस हिसाब से पूरे वर्किंग कैपिटल को मैनेज करोगे। समझ रहे हो आप लोग बात को। तो रिसीट साइड में क्या लिखोगे, जो भी पैसा आने वाला है और जो भी पैसा जाने वाला है वो कहाँ लिखोगे, पेमेंट में। एग्जाम्पल, वेजेस जा सकती है, ओवरहेड जा सकता है, इंटरेस्ट जा सकता है, डिविडेंड जा सकता है। सो डिविडेंड भी मैं कह रहा हूँ जो भी पैसा जाएगा वो आप लिखोगे। कॉर्पोरेट टैक्स जा सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर आइटम्स, मैं कह रहा हूँ टैक्स गया, कुछ भी गया, अपने लोन पे कर दिया, कुछ भी हो, कैपिटल रेवेन्यू किसी भी तरीके का नेचर हो, आप सारे लिखोगे रेवेन्यू और पेमेंट्स में। ये बात आप लोगों को समझ आई। मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब बोलते क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो मैंने बताया रिसीट फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स, अदर सोर्सेज की, पेमेंट ऑफ परचेज एक्सपेंसेस, ये ऊपर अपन पढ़ चुके हैं तो इसको वापस पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने भी गलत लिख दिया, इसको हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी अपने को ये टेबल याद नहीं करनी, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में जो पैसा आ रहा है उसको रिसीट में लिखोगे और जो पैसा जा रहा है वो कहाँ लिखोगे, पेमेंट में। ये बन गया अपना शॉर्ट टर्म बजट। अब एक अपना बनता है दोस्तों लॉन्ग टर्म बजट। एक अपना क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बजट। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, एज इट इज नोट्स शेयर कर दूंगा, आप सिर्फ समझो, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें क्वेश्चन में अपन ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ये चीज़ें बहुत आसान है अपनी। ठीक है, तो अब देखो लॉन्ग टर्म बजट। लॉन्ग टर्म बजट में क्या करना है, अब अपने को ये पता लगाना है फ्यूचर में अगले साल कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, अगले साल हमें क्या क्या पैसा कहाँ से आ सकता है, कहाँ जा सकता है। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसको फ्यूचर का कैश बजट बनाएंगे, बट बड़े बड़े पीरियड का बनाएंगे, एक एक दो दो महीने का नहीं, एक साल से ज़्यादा पीरियड का बनाएंगे। तो जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो फॉर्मेट बदल जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, ओपनिंग कैश बैलेंस लिया, ऐड जो भी हमने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, बट ये ध्यान रखना इस प्रॉफिट के अंदर हम सारे नॉन कैश जोड़ देते हैं। नॉन कैश क्यों जोड़ देते हो, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी नॉन कैश माइनस हुआ है, बट असली में तो वो कैश हमारे पास से गया ही नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, नॉन कैश को जोड़ देते हैं। इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट मेथड। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ऐसा कुछ पढ़ा होगा। तो नेट प्रॉफिट में ये सारी चीज़ें जोड़ देते हैं क्योंकि ये नॉन कैश है। अगला, डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट डिक्रीज हुई, करंट एसेट डिक्रीज होने से क्या होता है, कैश इनफ्लोज होते हैं, इसलिए इसको जोड़ देते हैं। कैश इनफ्लो होता है इसलिए इसको जोड़ देते हैं। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से भी कैश इनफ्लो होता है इसलिए इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर कोई और अदर सोर्सेज से पैसा आया वो भी सारा अपन इसके अंदर जोड़ देंगे। तो क्या किया सबसे पहले अपन ने, क्योंकि देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक प्रॉफिट की बात नहीं आई थी, तो ये स्टेटमेंट ऐसा बना। बट अब मुझे बताओ, जब पूरे साल का एक साथ बनाएंगे तो क्या हमने प्रॉफिट से भी तो कुछ कमाया है, तो वो भी तो कैश फ्लोज आए, तो ऐसा फॉर्मेट इसलिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले बोलो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके अंदर आपने क्या करा, प्रॉफिट कमाया तो उसको आपने ऐड किया, बट उस प्रॉफिट को पूरा ऐड करा आपने, उस प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपने फालतू की चीजें घटा रखी है। फालतू की चीजें मतलब नॉन कैश। तो आपका प्रॉफिट मान लो 100 रुपए था और नॉन कैश आइटम 20 रुपए थे, तो अब आप 120 लिखोगे। तो आप क्या कर रहे हो, नेट प्रॉफिट ले रहे हो, नेट प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश आइटम्स जोड़ रहे हो क्योंकि उससे आपका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब आपने क्या लिया, ओपनिंग कैश बैलेंस, और साथ ही साथ आपने क्या लिया, नेट प्रॉफिट जोड़ दिया। तो अब मान लो आपके पास 100 रुपए थे, 150 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, अब आपके पास 250 रुपए है। अब क्या होगा, अगर आपकी करंट एसेट डिक्रीज हुई, तो करंट एसेट डिक्रीज होने से अपना क्या होता है बोलो, इंक्रीज इन कैश होता है। क्यों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल डेटर कम हो गए, डिक्रीज इन क्या हो रहा है, डेटर। एग्जांपल ले रहा हूं, डेटर कम हो गए। डेटर क्यों कम हुए होंगे, क्योंकि डेटर ने पैसा दे दिया होगा, तो इसका मतलब वापस से हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है। स्टॉक क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि स्टॉक बेच दिया होगा। तो डिक्रीज इन करंट एसेट हम मान के चलते हैं कि इससे हमारा कैश इनफ्लो हुआ है, इससे हमारा क्या हुआ है, कैश इनफ्लो। अब कोई कह सकता है स्टॉक सड़ गया होगा तो, वो बेकार हो गया होगा तो, अब वो अलग बात है। हम क्या मान के चलते हैं, स्टॉक बिका है, डेटर से पैसा मिला है। अब ये भी तो हो सकता है डेटर भाग गया हो, हमने उसको बैड डेट्स घोषित कर दिया हो, तो ऐसा नहीं, हम तो ये मान के चलते हैं उनसे पैसा मिल गया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट को जोड़ा जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज बढ़ी, इसका मतलब हमने किसी से उधारी ली है, और जब उधारी ली है तो फिर हमारा कैश इनफ्लो क्या होगा, वापस से बढ़ेगा। तो इस केस में भी इसमें भी हमारा कैश फ्लो बढ़ता है। अदर सोर्सेज से पैसा आया तो इससे भी कैश फ्लो बढ़ेगा। अब माइनस जो भी पैसा हमारे पास से गया, अब क्या गया होगा, कोई भी पेमेंट किया वो गया, कोई भी प्रीपेमेंट्स किए तो भी गया। ये मत देखना कौन से पीरियड का है, बस पैसा गया तो माइनस करना है। जैसे ऊपर थे डिक्रीज और इंक्रीज, इसमें उल्टे हो जाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। बताओ करंट एसेट बढ़ गई, मतलब डेटर में पैसा फंस गया, डेटर में पैसा फंस गया तो कैश
अपना इनफ्लो क्या हो गया, कम हो गया। अगला करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो पैसा किसी से उधार लिया होता उसका पेमेंट कर दिया, तो उससे भी हमारे कैश फ्लो क्या हो गए, कम हो गए। तो ये बनाने का तरीका होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो लॉन्ग टर्म बजट इस तरीके से बनता है, क्योंकि इसमें हर महीने का नहीं बनाना, हर महीने का कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया। और जैसे ही नेट प्रॉफिट का रोल आ गया तो फिर कौन सा मेथड लगेगा, इनडायरेक्ट। और नेट प्रॉफिट का कब आता है रोल, जब 1 साल से ऊपर का होता है, क्योंकि प्रॉफिट तो पूरे साल भर का होगा ना। तो जैसे पूरे साल भर का होगा, साल भर या उससे ऊपर का कोई भी बजट बनाना है तो वो इनडायरेक्ट मेथड से बनेगा, और साल भर या उससे नीचे का बनाना है तो वो ऊपर वाले मेथड से बनेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या था, रिसीट माइनस पेमेंट्स। ये भी ऐसा ही है, रिसीट माइनस पेमेंट, बट इसमें जो रिसीट्स है उसमें एक नेट प्रॉफिट और आ गया। कुल मिला के बात ये है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है, आप लोग देख सकते हो, सारी चीज़ें वही हो रही है, बस एक चीज़ चेंज हो गई। ठीक है, तो इसमें रिसीट आ गए, पेमेंट्स आ गए, बट इसमें नेट प्रॉफिट भी एक रिसीट का रोल ले लेगा। अच्छा, करंट एसेट का डिक्रीज और इंक्रीज देखा जाता है, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें अपने को पता चल रहा था कलेक्शन फ्रॉम डेटर और ये सारी चीज़ें पता चल रही थी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम सीधे क्या देखेंगे, डिक्रीज और इंक्रीज इन डेटर, क्योंकि पूरे साल का एक साथ बना रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, जब पूरे साल का एक साथ बनाएंगे तो उसमें बैलेंस शीट और P&L देखेंगे, और उसमें क्या देखेंगे, हर एक आइटम को अलग अलग देखेंगे। तो जब बैलेंस शीट को देखोगे तो उससे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा डेटर कम हुए या ज्यादा हुए, और उसमें आपको पता चल रहा है डेटर से पैसा आया, डेटर से ये हुआ, कैश सेल हुई, वो इधर नहीं, इधर सीधे क्या पता चलेगा, प्रॉफिट P&L से, और बाकी सारे आइटम आपको पता चलेंगे बैलेंस शीट से। बाकी सारे आइटम कहां से पता चलेंगे, बैलेंस शीट से। तो ये एक और फॉर्मेट हो गया, मैं दोनों के आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बात समझ आएगी। अब एक कंसेप्ट आता है दोस्तों, कंट्रोलिंग पेमेंट। कंट्रोलिंग पेमेंट का क्या मतलब होता है, जब आप पेमेंट करो तो आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखो। अब कुछ चीज़ों को कंट्रोल में रखो, उसका क्या मतलब है, देखो आप क्या करो, अपने पेमेंट के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर व्हेन एंड हाउ पेमेंट्स आर मेड, कब पेमेंट करना है और कैसे पेमेंट करना है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग पेमेंट्स। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब ना जल्दी पेमेंट करना है, और कोशिश करना है कि जो आप पेमेंट करो और जब उसको मिले उसके बीच में एक टाइम गैप हो, जिसको बोलते हैं फ्लोट पीरियड हो। फ्लोट पीरियड, फॉर एग्जांपल मैंने आज चेक इशू किया, उसके खाते में 3 दिन बाद जमा हुआ, तो क्या मुझे 3 दिन का फ्लोट पीरियड मिल गया, उस 3 दिन के फ्लोट पीरियड में मैं कुछ और दूसरी एक्टिविटी करके भी कुछ पैसा कमा सकता हूँ मेरे पैसे से। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 करोड़ रुपए देना था, मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, बट ये मेरे खाते से 3 दिन बाद कटा, तो क्या मैं इस पे 1 करोड़ पे 3 दिन की कोई और एक्टिविटी करके भी पैसा कमा सकता हूं? तो मेरे पास क्या रहना चाहिए, फ्लोट पीरियड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, फ्लोट पीरियड। ठीक है, तो बिटवीन इशूइंग द चेक एंड क्लियरिंग ऑफ चेक, तो मुझे हर चीज ध्यान में रखनी है, कब पेमेंट करना है, कैसे करना है, और मेरे पास कितना फ्लोट पीरियड है, सारी चीजें मुझे ध्यान रखनी है। फ्लोट पीरियड क्या हो गया, मेरे देने का समय और सामने वाले के खाते में जमा होने का समय, इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज नोन एज फ्लोट पीरियड। तो अब मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, ड्यू डेट पे ही पेमेंट करना है, उससे पहले नहीं करना, और बाद में तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, मुझे ज्यादा से ज्यादा चेक का इशू करना है, ना कि कैश, क्योंकि कैश क्या होगा, आप 1 लाख रुपए किसी को दोगे, हाथों हाथ खाते से कट गए। अब सोचो आप चेक देते 1 लाख का, वो 3 दिन बाद कटेगा, क्या आप 3 दिन उस 1 लाख रुपए को यूज करके कुछ और भी कमा सकते हो? मान लो इंटरेस्ट ही कमा रहे हो तो कुछ तो कमा ही रहे हो। तो आपको क्या करना है, हमेशा इसके बीच में फ्लोट रखना है, इसको बोलते हैं फ्लोट रखना। चेक इशू करोगे तो हमेशा बीच में क्या रहेगा, फ्लोट। चेक देने की तारीख कुछ और होगी और जमा होने की तारीख कुछ और होगी। अच्छा, आपको ये देखना है चेक के प्रेजेंटेशन की नॉर्मली टाइमिंग क्या रहती है। मैं सामने वाले को चेक देता हूँ, कितने दिन में उसको प्रेजेंट करता है, जिससे मुझे पता चलेगा मेरा फ्लोट पीरियड कितना होगा। अच्छा, मुझे क्या करना है, मेलिंग करनी है और कलेक्शन डिलेज को रोकना है। तो इफ यू सेंड चेक टू आउटस्टेशन सप्लायर बाय पोस्ट, द डिले इन ट्रांजिट इंक्रीज योर फ्लोट। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज बिफोर फंड्स लीव योर अकाउंट। तो क्या करना है, मेरे को मेलिंग यूज करनी है और साथ ही साथ क्या करना है, कलेक्शन डिलेज को देखना है कि कोई भी अगर कलेक्शन में डिले हो रहा है तो मेरे को उसका फायदा उठाना है, फ्लोट का फायदा उठाना है। ठीक है, अब इसके अंदर अपने आईसीआई में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जब कराऊंगा तो मैं बताऊंगा ये किसकी बात कर रहा है, तो एक क्वेश्चन मेरे पास है उसके साथ कराऊंगा। तो कुल मिला के कंट्रोलिंग पेमेंट में है क्या, आपको ये कोशिश करनी है, आपको सारा ध्यान रखना है, एक तो टाइम पे पेमेंट हो, दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि मैं हमेशा चेक से पेमेंट करूं, क्योंकि चेक से पेमेंट करने से क्या होगा, मैं अपने फ्लोट का टाइम का फायदा उठा पाऊंगा, फ्लोट के टाइम का फायदा उठा पाऊंगा। ठीक है, और मुझे क्या करना है, यूज मेलिंग एंड कलेक्शन डिलेज। तो मुझे देखते रहना है कि कलेक्शन में डिले हो रहा है तो उस फ्लोट का मुझे क्या करना है, फायदा उठाना है। ठीक है, डिले विदाउट डिफॉल्ट, पे ऑन टाइम। तो इसका कंक्लूजन क्या है, पूरे का कंक्लूजन क्या है इसका, डिले करो बिना डिफॉल्ट करे, देरी भी करो और डिफॉल्ट भी ना हो। अगर सोचो मैं ड्यू डेट पे पेमेंट कर रहा हूं, चेक से कर रहा हूं, तो मैंने डिले भी किया बट डिफॉल्ट नहीं हुआ,
ठीक है, तो डिले करो बट डिफॉल्ट मत करो, ये इसका कंसेप्ट है पूरे इसका, किसका, कंट्रोलिंग पेमेंट्स का। डिले करो बट डिफॉल्ट मत करो। ये कब होगा, जब आप चेक से पेमेंट करोगे, अपना फ्लोट जनरेट करोगे। तो पे ऑन टाइम, नॉट बिफोर टाइम एंड यूज फ्लोट स्मार्टली टू कंट्रोल कैश आउटफ्लोज। ये इसका कंक्लूजन है दोस्तों। तो 3 टॉपिक अपन ने देखे, शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट, और साथ ही साथ अपन ने क्या देखा, कंट्रोलिंग पेमेंट्स। ठीक है, कंट्रोलिंग पेमेंट्स का एक कंक्लूजन याद रखना, पे स्मार्टली। ठीक है, पे ऑन ड्यू डेट, बट क्या साथ ही साथ क्या ले लो, डिले कर लो, बट बिना डिफॉल्ट करे डिले कर लो। ठीक है, अब अपने पास आता है कैश मैनेजमेंट मॉडल। इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस है। कैश मैनेजमेंट मॉडल में 2 हमारे पास है। एक हमारे पास है बहुमल मॉडल, मैं इसको जानबूझकर से बहुमल बोलता हूँ, बहुमल मॉडल, और मिलर और कैश मैनेजमेंट मॉडल। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ हमारी बुक में, वैसे इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो मैंने भी कराया नहीं क्योंकि गिवन नहीं है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या समझा रहा हूँ, बहुमल मॉडल समझा रहा हूँ। ये क्या बोलता है, ये भी कैश को मैनेज करने का तरीका बताता है। ये क्या बोलता है, आप क्या करो, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। बहुमल मॉडल ने बोला मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, उतना ही कैश आपको अपने पास रखना है, उतना ही कैश आपको अपने पास रखना है, बाकी कैश की आप मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लो। बाकी कैश की आप क्या खरीद लो, मार्केटेबल सिक्योरिटी। जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी बेचकर आप पैसा अपने पास लेके आ जाना। तो अब होगा क्या, क्या बोला, जितना मैं बताऊं उतना ही अपने पास पैसा रखना, जिससे आपका कैश मैनेज रहे, बाकी सबकी आप मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीद लेना। अगर आप मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदोगे तो ये ध्यान रख लेना, आपके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, क्योंकि जितनी बार सिक्योरिटी खरीदोगे बेचोगे आपके ऊपर क्या आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो बताओ पहले इसका कंसेप्ट क्या है, मैं जितना बताऊं उतना ही कैश रखना, बचा हुआ सारा मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल देना। तो इसके 2 ही कंसेप्ट, या तो अपने पास रखो या मार्केटेबल सिक्योरिटी में डालो। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी में डालोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, और अगर अपने खुद के पास रखोगे, कैश अपने हाथ में रखोगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बोलो 2 टाइप की कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब आएगी, जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा डालोगे, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आएगी, जब आप अपने खुद के पास पैसा रखोगे। ये कहता है मैं आपको इन दोनों की मदद से एक ऐसा फॉर्मूला बना के दूंगा, एक ऐसा फॉर्मूला बना के दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कितना मेरे खुद के पास रखना चाहिए और कितना मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा डालना चाहिए। और ये सेम वही फॉर्मूला है जो आप EOQ पढ़ते हो, 2RO/C पढ़ते हो, सेम वैसा ही फॉर्मूला इसने किसके लिए दिया, इस मॉडल के लिए दिया। तो पहले बोलो खर्चे कौन कौन से हैं, या तो घर में कैश होगा या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी जाएगी। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी गई तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, और घर में पैसा रखा गया तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अब ये दोनों को मैनेज करेगा और एक ऐसा लेवल बताएगा जिससे आपको क्या होगा, लॉस भी नहीं होगा, आपको एकदम बेनिफिट होगा। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम कैश पॉलिसी। ऑप्टिमम कितना कैश आपके पास रहना चाहिए, जैसे उसमें था ना EOQ, एक बार में कितना ऑर्डर करें, इसका मतलब है एक बार में हम अपने पास कैश कितना रखें। उसमें था एक बार में कितना ऑर्डर करें स्टॉक वाले में, और यहाँ पे क्या होता है एक बार में हम अपने पास कैश कितना रखें। तो इसने क्या होता है ऑप्टिमम कैश बैलेंस का फॉर्मूला बताया, किनको ध्यान में रखते हुए, ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो बोलो या तो पैसा घर में रहेगा या कहाँ रहेगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी में। अब अपन इसको पढ़ते हैं, तो आ जाओ। दिस मॉडल टेल अस हाउ मच कैश अ कंपनी शुड कीप इन हैंड। कंपनी के पास कितना रहना चाहिए, क्योंकि बोलता है आप, अच्छा कितना रहना चाहिए वो, जिससे आपकी होल्डिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट मिनिमम आए। क्या है, मिनिमम, टुगेदर ध्यान रखना। तो बोलेगा आपको मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं जिससे आपकी ये दोनों कॉस्ट मिनिमम आए। बोलो होल्डिंग कॉस्ट कब आती है, जब आप खुद के पास रखते हो, जिसको कैरिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब आती है, जब आप मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदते हो। तो इसने एक फॉर्मूला बताया 2UP/S। यू का मतलब यहाँ पे क्या है, जितना आपको पूरे साल में कैश की रिक्वायरमेंट है। P का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटी इनटू कैश, क्योंकि आपको बेचना पड़ेगा ना, जो आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदी अब आप उसको बेचोगे तो उसके ऊपर क्या आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी। क्या आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसी को P बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, P। तो बोलो उसमें होता था कितना स्टॉक चाहिए, इधर क्या है कितना कैश चाहिए, कैश रिक्वायरमेंट। दूसरा P का मतलब क्या है, वहां पे होती थी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ पे है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, यहाँ पे क्या है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वहां पे O होता था ऑर्डरिंग कॉस्ट, यहाँ क्या है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कब आएगी, जब आप सिक्योरिटीज को बेचकर वापस कैश में कन्वर्ट करोगे। और नीचे क्या है, एस का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट। वहां पे क्या होती थी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट।
यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, बोलो फटाफट। कैरिंग कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, जितना पैसा घर में रखोगे उतना आपका इंटरेस्ट खराब होगा। तो बोलो क्या फॉर्मूला बना, 2 जितना कैश चाहिए, जितना कैश का रिक्वायरमेंट है, जितना कैश का रिक्वायरमेंट है इनटू जितनी अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही है, डिवाइडेड बाय जितना हमारा इंटरेस्ट खराब हो रहा है पूरा रूट में, जितना हमारा इंटरेस्ट खराब हो रहा है। अब इसको कैसे किया, 2UP/S। आप जैसा इसको लिखना चाहो वैसा लिखो। लॉजिक बिहाइंड दिस क्या मॉडल है, तो देख लो। अ कंपनी नीड्स कैश फॉर डेली पेमेंट्स बट कीपिंग टू मच कैश मीन्स losing interest. If the company keep too little cash, it must frequently sell the marketable security. तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप ज्यादा कैश रखोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, और अगर आप कम कैश रखोगे तो आपको बार बार शेयर्स बेचने पड़ेंगे, मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेगी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम आएगी, जिससे वो क्या आएगी, मिनिमम। तो बोलता है देखो, कम रखो, ज्यादा रखोगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, कम रखोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी, और हमें क्या करना है, इन दोनों को मिनिमम लाना है। तो ऑप्टिमम कैश कितना होगा, पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। टोटल कॉस्ट कौन सी है, होल्डिंग और ट्रांजैक्शन कॉस्ट दोनों क्या है, मिनिमम आए। अजम्पशन क्या लिए जा रहे हैं, कैश हमें पता है कितना चाहिए, होल्डिंग कॉस्ट हमें पता भी है और कांस्टेंट भी रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी हमें पता है और बार बार चेंज नहीं होगी, और कैश को पूरे टाइम एक तरीके से यूज किया जाएगा, बार बार चेंजेस नहीं होंगे। जिस तरीके से हमें कैश चाहिए हमेशा वैसा ही चाहिए होगा, उतना ही यूज होगा, बार बार कैश में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कितना चाहिए और यूज भी बराबर होगा, और होल्डिंग कॉस्ट पता भी होगी, कांस्टेंट होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पता भी होगी और कांस्टेंट होगी। ये सारे इसके अजम्पशंस है। तो अब देखो हो क्या रहा है, मुझे बताओ, अगर कैश बैलेंस बढ़ाया तो मुझे बताओ, कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ तो मुझे बताओ कौन सी कॉस्ट कम जाएगी। सॉरी, कैश बैलेंस का क्या, ठीक है, कैश बैलेंस अगर मैंने बढ़ाया, ये नीचे वाला कैश बैलेंस बढ़ रहा है, ये नीचे वाला कैश बैलेंस, तो अगर मैंने कैश बैलेंस बढ़ाया तो कौन सी कॉस्ट कम आएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि कैश पड़ा रहेगा तो मुझे चीज़ें बेचनी नहीं पड़ेगी, और बेचनी नहीं पड़ेगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है कैश, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आ रही है। बट मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कम आ रही है, क्या होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि जितना कैश इकट्ठा करके रखूंगा उतनी ज़्यादा क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। तो ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये डायग्राम किसका है, टोटल कॉस्ट का। और मुझे बताओ ये कौन सा पॉइंट बताता है, ये वाला, ये है ऑप्टिमम, जहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये होगा ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये क्या होगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। सेम वही है, 2RO/C वाला जो अपन स्टॉक में फॉर्मूला पढ़ते हैं, सेम वही है, सारी चीज़ें वही है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा। ठीक है, तो बोलो फटाफट, अगर कैश बैलेंस बढ़ेगा, कैश बैलेंस बढ़ रहा है हमारे पास, तो हमें जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास पैसा होगा, तो हमें सिक्योरिटीज बेचनी नहीं पड़ेगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी। बट ज़्यादा पैसा रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, तो वो बढ़ेगी। एक टाइम पे दोनों टकराएंगे, वही क्या होगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस होगा। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। तो बोलो ये क्या बोलता है, या तो घर में कैश रखो या सिक्योरिटीज़ में रखो। घर में कैश ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटीज़ कम बेचनी पड़ेगी, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम आएगी। घर में कैश कम होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बचेगी, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि कैश कम होगा तो बार बार आपको बेच के पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। ये बात इसने बोली। अब मिलर और क्या बोलता है, ये बोलता है ऊपर वाला आदमी फालतू बातें कर रहा है। वो कहता है कैश की रिक्वायरमेंट तो हमेशा चेंज होती रहती है, कैश की रिक्वायरमेंट तो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो उसने ये बात बताई, उसने 3 पॉइंट बताए, H, Z और O। इसने 3 पॉइंट बताए, H, Z और O। ये क्या बोलता है, कहता है कैश तो हमेशा चेंज होता रहता है, तो मैं एक अमाउंट तो नहीं बता सकता कितना रखना है, बट मैं लिमिट्स बता सकता हूँ। मैं क्या बता सकता हूँ, लिमिट्स बता सकता हूँ। ये वाली है अपर लिमिट, ये वाला है रिटर्न पॉइंट, और ये वाला है लोअर लिमिट। ये क्या बोलता है, अब जैसे ही आपकी कैश की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी, बट आप ये ध्यान रख लो, अब जैसे ही अपर लिमिट को टच करो, कि आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि आप अपर लिमिट को टच कर गए, तो आप अपर लिमिट को अगर टच कर गए तो आप क्या करो, जितना भी पैसा आपके पास ये था एक्स्ट्रा, ये सब निकाल लो और वापस से इस पॉइंट पे आ जाओ। वापस से आप क्या कर दो, रिटर्निंग पॉइंट पे आ जाओ, तो ये एक्स्ट्रा पैसा निकाल लो। बट इसमें कुछ मत करना, अगर आप इसके बीच में चल रहे हो तो कुछ मत करना, इसके बीच में चल रहे हो तो कुछ मत करना। टच होने पे ही सारा पैसा वापस निकाल लेना और इस पॉइंट पे आ जाना।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला, अगर आप अपर लिमिट को टच कर रहे हो, इसने क्या बोला, एक अमाउंट तो मैं बता ही नहीं सकता जैसे उस भाई ने बताया, बहुमल ने, मैं वैसे तो नहीं बता सकता, मैं लिमिट्स बता सकता हूं। तो लिमिट्स इसने बताई अपर लिमिट, तो जैसे ही अपर लिमिट को टच करोगे तो नीचे आ जाना, नीचे आ जाना और रिटर्निंग पॉइंट पे आ जाना। तो इसने क्या बोला, जैसे ही अपर लिमिट को टच करो तो एक्स्ट्रा कैश एच माइनस जेड इसके बराबर कैश मार्केटेबल सिक्योरिटी में डाल देना, क्योंकि ये कैश आपके पास एक्स्ट्रा हो चुका है। अब आप नीचे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही आप लोअर पॉइंट पे टच होगे तो आपको वापस से रिटर्निंग पॉइंट पे जाना है। तो फिर इस केस में क्या होगा, लोअर लिमिट में क्या होगा, सिक्योरिटीज को बेचो और कैश को इतना इकट्ठा करो कि वापस से जेड पे आ जाओ, वापस से किस पे आ जाओ, जेड पे। तो ये एक ही बात बोलता है, अगर अपर लिमिट को टच करोगे तो वापस रिटर्निंग पॉइंट पे आओ, कैसे आओगे, सिक्योरिटीज खरीद कर, और जैसे ही लोअर पॉइंट को टच करोगे तो वापस ऊपर कैसे आओगे, सिक्योरिटीज को बेच कर। तो जैसे ही कैश ज्यादा हुआ सिक्योरिटीज खरीद लो, जैसे ही कैश कम हुआ तो सिक्योरिटी बेच दो और इस पॉइंट पे वापस से आ जाओ। तो ये कुल मिला के ये बात बोलता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसके बीच में कहीं हुआ तो, इनके बीच में कहीं हुआ तो चलता रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक पॉइंट को टच नहीं करेगा तब तक कोई लेना देना नहीं है। तो बोलता है अगर आप O और H के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो, तो घूमता रहे भाई, जब किसी पॉइंट को टच ही नहीं कर रहा तो घूमता रहे। तो इस केस में क्या होगा, नो डू नथिंग, कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो बोलो ऊपर वाले को टच किया तो कैश कम करना है तो सिक्योरिटीज बेचो, नीचे वाले को टच किया तो क्या करो आप, ऊपर वाले को टच किया तो सिक्योरिटीज खरीदो और पॉइंट को नीचे लाओ, नीचे वाले को टच किया तो सिक्योरिटी बेच के कैश और लाओ। तो कहां पहुंच जाओ, रिटर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाओ। ये अपना कौन सा हो गया, ये मैंने पूरा नीचे लिखा हुआ है, ये कंक्लूजन, एमओ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, वो तो है ही, अपने को पता ही है। ठीक है, अब इसने पूरा बता दिया और ये पूरी बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ये बोलता है कैश फ्लो एकदम रैंडम है, ऐसे चेंज होते रहते हैं। बहुमल तो फालतू बातें करता है, कहता है वो सेम रहेगा, ऐसे सेम थोड़ी ना रहता है, रैंडम है। तो रैंडम है तो अपन क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे, ये 3 लिमिट है, ये अपर लिमिट, रिटर्निंग पॉइंट और लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये मैंने, ये बोलता है मैं ऑप्टिमम बैलेंस तो नहीं बता सकता बट मैं लिमिट सेट कर सकता हूँ। तो बोलता है सो इंस्टेड ऑफ वन फिक्स्ड ऑप्टिमम बैलेंस लाइक बहुमल मॉडल, मैं क्या बता सकता हूँ, लिमिट्स बता सकता हूँ, और लिमिट इसने बताई हुई है। अब इस लिमिट को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो अपनी बुक में नहीं दिया हुआ तो मैंने भी इसमें नहीं डाला। अब फॉर्मूला होता है, कल को क्वेश्चन आ जाए तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बट इसका लिमिट का फॉर्मूला होता है और वो प्रोबेबिलिटी की मदद से निकलता है, उसको अभी अपन को दिमाग बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 टॉपिक अपन ने करे, अब इन चारों के ऊपर मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, शॉर्ट टर्म बजट, लॉन्ग टर्म बजट, कंट्रोलिंग पेमेंट्स और मॉडल्स। और मॉडल्स में सिर्फ किसका क्वेश्चन कराऊंगा, बहुमल का मॉडल कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।